गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसका जो लास्ट लेक्चर था वो किसके बारे में था? आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में था। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था तो पहले वाले लेक्चर को आप अच्छी तरह से देख लें। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसकी एप्लीकेशंस को, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और या सेल पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप रेडी हैं? अब देखें, कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के साथ डुबो दिया जाता है तो आयन का सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वह उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के साथ साथ क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसके अलावा रिडक्शन आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यानी कि एक सेल में दो अर्ध सेल, हाफ सेल होते हैं, तो दोनों का आपका अलग अलग पोटेंशियल, और दोनों हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है कब? जब धारा प्रवाहित ना हो, तो उसे हम ईएमएफ या सेल पोटेंशियल कहा जाता है। और सेल आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो वो मैंने बताया कि जब धारा प्रवाहित हो रही है, सेल को जोड़ दिया आपने, तो उस समय जो आपका होगा वो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो जनरल सारी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी थी। और लास्ट मैंने कहा था कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहली चीज़ आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो था यानी कि ई नोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी एलिमेंट चाहे वो मेटल हो चाहे वह नॉन मेटल हो, वहाँ पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब उस एलिमेंट को यानी कि इलेक्ट्रोड को, है ना, जब मैंने कहा ना उसके अंदर चाहे वह आपका मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो जब उसी के आयन के संपर्क में लाया जाता है तब वहाँ पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। और जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 1 m वहाँ पर कंसंट्रेशन रखी जाती है, तो वहाँ पर जो आपका होगा वो क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। और इसका मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा इसको किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष एक इलेक्ट्रोड तो वो हो जाएगा हाफ सेल, और सेकंड हाफ सेल जिसका ज्ञात करना उसको लगा दिया जाता है और सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले जाते हैं। और एक चीज़ और मैंने बताई थी, आईयूपीएसी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन आईयूपीएसी ने प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। ठीक, तो एसएचजी के सापेक्ष जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो प्राप्त होगा वही उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। कब? आईयूपीएसी के अनुसार। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल शो क्या करता है? मेन चीज़ तो कल मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की पावर को बताता है, उसकी टेंडेंसी को शो करेगा कि वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाए या लिया जाए, उसमें कौन सी नेचर होने वाली है उसके बारे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको जानकारी देता है। और जनरली जब कोई रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है। तो वहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, या कौन किसको ऑक्सीकृत कर पाएगा या रिडक्शन कर पाएगा उसका या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जा सकती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा। या कोई रिएक्शन दे रखी है, वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन में हम पढ़ने वाले हैं, उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मेन चीज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताता है कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता को बताता है। और वहाँ लास्ट मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या होता है? नेगेटिव आता है, किसके सापेक्ष? एसएचजी के सापेक्ष। तो नेगेटिव आता है तो वहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब वह ऑक्सीडाइज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आता है तो वह इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, और वहाँ पर इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ लें, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देता है तो खुद का तो ऑक्सीकरण कर रहा है, तो जिसको देगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसका मतलब नेगेटिव है वो अच्छे रिडक्टेंट होते हैं, अपचायक होंगे, और जिनका पॉजिटिव आएगा वो ऑक्सीडेंट होंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखें, है ना, कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाले खुद तो ऑक्सीकृत होंगे लेकिन सामने वाले का क्या करेंगे? वह अपचयन करेंगे, और इसीलिए वह अच्छे रिडक्टेंट अपचायक होते हैं। और पॉजिटिव होने के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडेंट हो जाते हैं। और अगर दो का नेगेटिव है, आपने दो ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं और दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी वही होगा, जिसका ज़्यादा नेगेटिव है
ठीक है ना। जैसे इसका नेगेटिव हो गया 1.0, इसका नेगेटिव हो गया 2.0 एग्जाम्पल के लिए, तो दोनों ही रिडक्टेंट होंगे, लेकिन जब दोनों साथ होंगे तो जो नेगेटिव है ये ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर अब लेगा और देता है, तो ये इसकी तुलना में क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। तो इस एलिमेंट का तो क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो किया, मतलब आप उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को व्यक्त कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और किसका रिडक्शन होने वाला है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशंस के बारे में। इसमें सबसे पहली चीज़ बता दूं मैं कि SHE के सापेक्ष प्रत्येक एलिमेंट चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, है ना, उसके आधार पर क्या किया गया, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया। और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे निकाला गया, उसी के आयन के संपर्क में उस मेटल को, इलेक्ट्रोड को रख दिया जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा उसका SHE के रेफरेंस में, वहाँ पर उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस रूप में लेंगे हम, चाहे वो उसका ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, लेकिन जो IPSC कहती है उसको किस में लिया जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के रूप में लिखा जाए। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू के आधार पर जब उन सभी एलिमेंट को एक साथ व्यवस्थित करते हैं, जमा देते हैं कम से ज़्यादा की ओर असेंडिंग ऑर्डर में, जिसका सबसे नेगेटिव है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो हर एलिमेंट को उसके क्रम में रख दिया जाए, तो वहाँ पर एक सीरीज़ तैयार हो जाती है, और उसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ओके, या उसको सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो पहली चीज मैं बता रहा हूं आपको, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। और ये क्या है, तो इलेक्ट्रोड चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, इलेक्ट्रोड को उनके ई नोड रिडक्शन के मान के आधार पर आरोही या असेंडिंग, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निर्मित श्रेणी क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है, उसको सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है। जैसे धातु इलेक्ट्रॉन देता है तो जिसका देने की नेचर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्टिव होगा, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है तो जिसकी लेने की नेचर ज़्यादा होगी वह उतने ज़्यादा एक्टिव होगा। इसका मतलब लेने वाला कौन होगा, तो नॉन मेटल अगर उसका पॉजिटिव जो वैल्यू आती है ई नॉट रिडक्शन की, तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वह इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो वहाँ पर उसकी सक्रियता के बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी मिल जाती है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन होगी। आप इसको उतार लें कि किसी भी इलेक्ट्रोड चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, उसको ई नोड रिडक्शन, उसके मानक अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर यदि उसको व्यवस्थित किया जाए तो एक सीरीज तैयार होती है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। आप इसे नोट करें। अब देखो मैंने यहाँ पर ई नोड रिडक्शन के आधार पर सभी प्रकार की जो एलिमेंट है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जब उनके आयन के संपर्क में लाया जाता है तो उनका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त होता है स्टैंडर्ड, उसके आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है। सबसे कम वैल्यू है, उसके बाद वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद और वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जमाने पर जो ये सीरीज आपको मिल रही है, ये क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप इसको समझें। मेट्रोलॉजी में इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आपकी कोई भी रिएक्शन है जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, उनको समझने में, या उनका हेल्ड वो आपकी हेल्ड होगी या नहीं होगी, उसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले आप देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है फ्लोरीन की, +2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और उसके बाद सबसे लोअर वैल्यू जो आ रही है वो किसकी आ रही है, लिथियम की नेगेटिव वैल्यू -3.05 वोल्ट।
बाकी अब आप -3.05 से लेके +2.84 के बीच में आपके जो जनरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको रखा, मैंने एलिमेंट्स को रखा है। अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे आपकी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर जो मैंने रखा है वो सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और इधर आपकी सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर आपका क्या है, जीरो वैल्यू है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ये आपका SH ही है, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसको कि हमने शून्य माना है। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन से जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन, और जिसका हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वहीं से आपकी रेडॉक्स अभिक्रियाओं को समझा जा सकता है। मैंने बताया जिनका नेगेटिव होता है वो नेगेटिव जितने भी होंगे वो सारे ही क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो नेगेटिव जितने भी हैं, आपका नेगेटिव जो पोटेंशियल आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता होंगे। ओके, और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन दाता होंगे तो ये सारे ही क्या होंगे, रिडक्टेंट होंगे, यानी कि अपचायक होंगे। और जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है ई नॉट रिडक्शन की, वो सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे तो ये सारे क्या होंगे, ऑक्सीडेंट होंगे। अब जिसका जितना नेगेटिव होगा उतना ही प्रबल अपचायक होगा, ठीक है, वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है यहाँ पर, लिथियम। और इसीलिए लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है, सबसे प्रबल अपचायक माना जाता है। और फिर उससे सेकंड नंबर पर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इस तरह से आपकी ये सीरीज है। यानी कि ये जितने भी है ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देकर ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे और सामने वाले का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इसलिए सारे रिडक्टेंट है। तो ये सीरीज आपकी किसकी है, रिडक्टेंट की सीरीज मानी जा सकती है। ये सब अपचायक है। और इधर आपके जितने भी हाइड्रोजन के बाद जितने भी है वो सारी क्या है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू है तो ये सारी क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले जो होते हैं खुद का रिडक्शन करते हैं और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे, अथवा ऑक्सीडेंट होंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कौन होगा, तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होने वाला है। तो मेटल जनरली क्या करती है, नेगेटिव वैल्यू रखती है। अधिकांश मेटल के एक दो को छोड़ दिया जिनको हम इनर्ट मानते हैं, Au है, Ag है, कॉपर है, इनको अक्रिय इसलिए माना जाता है क्योंकि धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देकर क्रिया करती है और इनकी इलेक्ट्रॉन देने की नेचर नहीं है, इसीलिए ये क्या मानी जाती है, इनर्ट मेटल मानी जाती है। बाकी जितनी मेटल है वो सारी क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली होती है, इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है। समझ में आया चीज़। अब आप देखें कि इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन लेने वाले हैं कि इनकी वैल्यू के आधार पर आप किन किन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इस सीरीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना दिमाग में होना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन अगर साथ साथ आए। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊँ कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को साथ रख दिया आपने, एक तरफ मैग्नीशियम है सेल में और दूसरी तरफ आपने इलेक्ट्रोड किसका लगाया, एल्यूमिनियम का लगाया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एनोड कौन मिलने वाला है और कैथोड कौन मिलने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, एनोड होता है, और जो लेता है वो क्या होता है, कैथोड होगा। तो यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रोड तो किसका लगाया, मैग्नीशियम का, और एक किसका लगाया, एल्यूमिनियम का। अब वैल्यू चेक करें, मैग्नीशियम की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है किसके बजाय, एल्यूमिनियम के बजाय। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, और जब इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। जो नेगेटिव रखता है वो देता है, तो दोनों ही देने वाले हैं, लेकिन इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बता रहा है कि -2.37 है और ये -1.66 है। तो दोनों को जब साथ रखा जाए, ऐसा सेल बनाया जाए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पर जो आपका आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये आपका मैग्नीशियम क्या मिलेगा, यहाँ पर एनोड मिलने वाला है, और ये क्या मिलेगा, आपका कैथोड मिलेगा। ठीक, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव। और ई नोड सेल जो आता है, तो आपको बताया कि कैथोड माइनस एनोड जब धारा प्रवाहित ना हो, तो इसका मतलब यहाँ पर कैथोड कौन है, एल्यूमिनियम। तो ये हो गया आपका -1.66 माइनस 2.37। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो -1.66 प्लस 2.37। अब ये जो डिफरेंस आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, इसका ई सेल कहलाएगा। और जिन दो
आप इलेक्ट्रोड लेते हैं और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा उसका ईएमएफ भी क्या होगा, ई सेल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ से आपको ज़्यादा धारा मिलने वाली है। तो इलेक्ट्रोड सिलेक्शन जो किया जाता है कि किस इलेक्ट्रॉन को लगाया जाए जिससे कि आपका ईएमएफ ज़्यादा हो, तो इसके लिए आपकी सीरीज काम आने वाली है। जैसे अगर आप एक तरफ इसको लगाते हैं और एक तरफ इसको लगा देते हैं तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आने वाला, सेल पोटेंशियल यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव है जनरल, तो कैथोड मिलने वाला है। तो ये हो गया 2.84 माइनस 3.05 और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाली, बहुत ज़्यादा मिलने वाली। अगर आप एक लिथियम को लगा दें और एक तरफ फ्लोरीन को लगा दें तो सबसे ज़्यादा ईएमएफ यहाँ प्राप्त होगा। इसलिए आजकल आपकी अगर आप देखें, ठीक है ना, तो लिथियम बैटरी जा रही है मोबाइल वगैरह में, तो इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे पहले क्या करें, सीरीज को उतार लें, उतारने के बाद हम अब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ई नोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहली चीज़, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट पावर को डिसाइड करना। किसी भी तत्व में अपचयक क्षमता कितनी है और ऑक्सीकारक क्षमता कितनी है, ठीक है ना, उसको डिसाइड करना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर हम उसको आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, नेगेटिव, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वह स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होगा। और जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है किसी का, तो वह उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा। और जो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है वो वीक ऑक्सीडेंट होगा, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है वो वीक रिडक्टेंट होगा। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्या है, यहाँ पर आपका लिथियम का है। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो आपको पता है कि -3.05 वोल्ट है। इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका रिडक्टेंट है। और फ्लोरीन का जो है आपका वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है वो कितना है, 2.87 पॉजिटिव है। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा। क्लियर है? यानी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, अब आप उसको यूँ भी कह सकते हैं कि रिडक्टेंट नेचर जो होगी, रिडक्टेंट नेचर जितना कम हो उतना रिडक्टेंट प्रॉपर होगा, ज़्यादा होगा, इसका मतलब ई नोड। और ऑक्सीडेंट जो है वो ई नोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेंट हो, जितना ज़्यादा ई नोड आएगा उसका पॉजिटिव में, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वह ऑक्सीडेंट होगा। जितनी वैल्यू कम है, वैल्यू कम का मतलब क्या, नेगेटिव होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वह रिडक्टेंट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन कि Zn का ई नोड जो आता है वह किसके बराबर है, 0.76 नेगेटिव है। ओके, और निकिल का लेते हैं तो निकिल का जो आता है ई नोड, वो वहाँ पर वैल्यू देख लें आप, 0.25 नेगेटिव है। अब दोनों का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों ही रिडक्टेंट होंगे। लेकिन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा मोर रिडक्टेंट है और ये इसके कंपेयर में क्या होगा, लेस होगा। क्लियर है? तो पहली चीज़ क्या है, हम किसी भी एलिमेंट की रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट नेचर को समझ सकते हैं जब दो एलिमेंट एक साथ रखे जाए। जैसे कि यहाँ पर Zn और निकिल। अब मैं इसको सेल में समझाऊँ आपको, तो जैसे आपका एक Zn का इलेक्ट्रोड है और एक आपका निकिल का इलेक्ट्रोड है, और ये Zn+2 के साथ है और ये निकिल +2 के साथ है। ठीक है, ये Zn नोड है और ये किसकी है, निकिल की है। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है, 0.76 नेगेटिव, और इसका कितना आता है, 0.25। तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने वाला है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहाँ से आपका Zn+2 यहाँ आ जाएगा, जैसा कि आपने सेल में पढ़ा है। इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, Zn कन्वर्ट इंटू Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इसका क्या होने वाला है, इसका क्या हुआ, Zn+2 में ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर अब उल्टा होगा, तो निकिल +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाएगा, निकिल में। ओके, इसका मतलब ये क्या मिलने वाला आपको, एनोड, और ये क्या मिलने वाला आपको, कैथोड। समझ में आया जी?
और मैंने बार बार कहता हूँ कि आप EMF या ई सेल निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। क्लियर है ये। अब यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी इस सेल की, अगर इसको आप EMF निकालें इसका तो इस सेल की वैल्यू क्या होने वाली, तो कैथोड कौन है, तो कैथोड है आपका 0.25, ओके, माइनस 0.76। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -0.25 प्लस 0.76, और जो आंसर आएगा वो इसका किसके बराबर हो जाएगा, ई सेल के बराबर हो जाता है। क्लियर है ये चीज़, ध्यान रखें आप जब भी कोई रिएक्शन देखें तो दोनों में कंपेयर करना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, या कौन प्रॉपर मोर रिडक्टेंट है और मोर ऑक्सीडेंट है। तो ऐसी स्थिति में आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के आधार पर निकाल सकते हैं। और आपका रिलेशनशिप ये है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के कम होने के साथ साथ, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जो आता है इलेक्ट्रॉन कम होने के साथ साथ रिडक्टेंट नेचर बढ़ जाती है, और बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडेंट नेचर बढ़ जाती है, या ई नोड ऑक्सीडेंट अपॉन रिडक्टेंट। ओके, ये आपका इक्वेशन रहेगी। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। मिटा दो इसको। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया है उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करना या रेडॉक्स अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी को समझना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कोई रेडॉक्स अभिक्रिया है तो क्या वह स्पॉन्टेनियस संपन्न हो जाएगी या नहीं होगी, या वह रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, या अगर इक्विलिब्रियम है तो वह किस में जाएगी, आपकी बैकवर्ड की तरफ जाएगी। तो इसको डिसाइड किया जा सकता है। अब कैसे, एक एग्जांपल के द्वारा समझें आप, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीरीज के साथ आप देख लें, और सीरीज के साथ देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू रख के फिर आप कर सकते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है Zn प्लस CD+2, ये CdCl2 हो सकता है, और ये हो गया आपका Zn+2 प्लस CD। ओके, ये इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब आपसे कहा जाता है इसको प्रॉपर वे में लिखूँ तो अगर ये रिएक्शन यूँ है Zn प्लस CdCl2 ZnCl2 प्लस CD। अब ये रिएक्शन आपसे पूछ जाएगी क्या ये रिएक्शन संभव है, पॉसिबल है या नहीं है। तो आप Zn की वैल्यू देखें, Zn की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ये है, और CD की कितनी है आपकी, कैडमियम की। तो कैडमियम की आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी, मैं देख के बताता हूँ CD की वैल्यू कितनी होगी। तो CD की वैल्यू है आपके पास कैडमियम -0। बच्चों एग्ज़ाम में आपसे जब भी ये पूछा जाएगा तो वह ब्रैकेट में आपको वैल्यू देगा, ठीक है, वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका है ये। अब क्या किया जाए कि Zn किसको रिप्लेस कर रहा है, CD को। CD का यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से किस में जा रहा है, ये CD में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या Zn रिडक्शन कर पाएगा इसका, तो इसकी वैल्यू क्या है, कम है, नेगेटिव, और इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, CD या Zn। तो आपको पता है कि Zn इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू है, ये इसकी तुलना में ज़्यादा प्रॉपर है ना, रिडक्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये इसका रिडक्शन करेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, संभव हो जाएगी। और अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, और अब आपसे कहा जाता है क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड तरफ चलेगी या नहीं चलेगी, तो वही चीज़ होगी। अब यहाँ पर Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में। यानी कि Zn का ऑक्सीकरण करना है तो Zn को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन देने की संभावना किसकी है, तो देने वाला कौन है, Zn देता है, दोनों साथ है तो, और CD नहीं देगा। यहाँ पर आपको CD+2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब CD को 2 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो क्या Zn इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यस देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका -0.76 है और ये -0.40 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है इसलिए देगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ तो हो जाएगी,
लेकिन बैक की तरफ जाएगा तो Zn को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों में से देने वाला कौन है? Zn ज़्यादा देने वाला है। इसका मतलब Zn को CD जो है वो Zn को इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है। इसका मतलब ये अभिक्रिया बैकवर्ड संभव नहीं है, जबकि फॉरवर्ड क्या है? संभव है। कहने का मतलब Zn CD को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन CD Zn को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। AgF प्लस Cl2 कन्वर्ट इंटू AgCl प्लस F2। बैलेंस कर देता हूँ। अब आपसे कहा गया कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो देखें, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ठीक है। अब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है सबसे ज़्यादा 0.87 प्लस पॉजिटिव, और क्लोरीन की जो वैल्यू है मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। क्लोरीन की वैल्यू जो होगी, क्लोरीन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1.36 प्लस, ओके। अब आप यहाँ पर क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो फ्लोरीन माइनस से कहाँ जाएगा? ये रिएक्शन है फ्लोरीन की, तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर माइनस से इसमें जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन गैस को क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तब देने की नेचर देखें तो ये देने वाला है, ये कम देने वाला है, सॉरी ये लेने वाला है और ये कम लेने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज़्यादा है। अब इसको यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन देना है, जबकि इसकी नेचर क्या है? लेने की। इसका मतलब जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा ऑक्सीडेशन में, वह पॉजिटिव वैल्यू वाला ऑक्सीडेंट उससे कम जिसकी पॉजिटिव वैल्यू उससे नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। कहने का मतलब रिएक्शन बैक तरफ तो चल जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो कम पॉजिटिव है, जबकि इसकी ज़्यादा पॉजिटिव है, और जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव है वही उसका ऑक्सीकरण कर पाएगा। जिसकी ज़्यादा नेगेटिव है वो रिडक्शन कर पाएगा, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव है वो ऑक्सीडेशन कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये अभिक्रिया क्लोरीन माइनस को तो Cl2 में फ्लोरीन बदल सकता है, रिप्लेस कर सकता है, किंतु फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट क्लोरीन द्वारा नहीं होने वाला है। तो ये अभिक्रिया फॉरवर्ड की तरफ नहीं चलेगी, कहाँ चलेगी? बैकवर्ड की तरफ चलेगी। यानी कि बैक रिएक्शन पॉसिबल है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आपकी जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है उनमें उसका डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, इसको आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आया चीज़? ठीक है ना। इसको आप शॉर्ट में ध्यान रख लें कि अगर आपका रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन के लिए आपका क्या चाहिए? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होना चाहिए। और अगर ऑक्सीडेशन कराना किसी का तो इसके लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। जिसका ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही ऑक्सीडेंट करा पाएगा, और जिसका ज़्यादा नेगेटिव होगा वही रिडक्शन करा पाएगा। ये आपकी रहेगी सेकंड। आगे समझ में? अब तीसरी चीज़ देखते हैं कि धातुएं क्या करती है? एसिड के साथ क्रिया करती है और क्या कराती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो क्या किसी मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर, हाइड्रोजन के अम्ल जो होते हैं उनके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन फ्री होगी या ना होगी? जैसे कि आपकी एक रिएक्शन होती है Zn प्लस HCl, इसका रिजल्ट हो जाता है ZnCl2 प्लस H2। सेकंड, कॉपर प्लस HCl, रिजल्ट इसका भी आएगा CuCl2 प्लस H2। ओके। अब आपसे पूछा गया कि ये रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फ्री हो रही है और यहाँ पर भी फ्री हो रही है, तो क्या Zn की HCl से रिएक्शन कराने पर या कॉपर की HCl से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर देखते हैं कि Zn का जो वैल्यू है वो कितनी है? पॉइंट, और इस HCl में यहाँ पर H प्लस है, तो H प्लस को फ्री करना है, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन की 0 है, और यहाँ पर इसकी कितनी है? 0.34 प्लस है, और इसकी क्या है? 0 है। अब हाइड्रोजन H प्लस से H2 में जा रहा है, हो रहा है ना? H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो दोनों में से प्रॉपर रिडक्शन
ज़्यादा रिडक्शन की जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो किसका होगा, तो यहाँ पर माइनस में उसका 0 है, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन कर सकता है ना, तो Zn इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब यहाँ पर H2 फ्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो H प्लस के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्या कॉपर H को इलेक्ट्रॉन देगा, तो नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है प्लस, तो ये तो लेने वाला है और इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो लेने वाला इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये देगा तो हाइड्रोजन प्लस को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है, तो H2 फ्री नहीं होगी, तो कॉपर की HCl के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, जबकि Zn की, समझ में आया, हाइड्रोजन से यदि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है मेटल का, तो हाइड्रोजन गैस फ्री होगी और H प्लस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है तो वहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस फ्री नहीं होगी। कुल मिला के ये जितनी भी एप्लीकेशन उसमें ये है, क्या उसको हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा, या ऑक्सीकरण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या रिडक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये थर्ड एप्लीकेशन थी कि मेटल के साथ मेटल प्लस एसिड H2 फ्री पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी मेटल की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, एसिड के साथ क्रिया पर हाइड्रोजन गैस हमेशा फ्री होती है, लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है, हाइड्रोजन से ज़्यादा वैल्यू है, वो उसके साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट इसकी चौथी जो एप्लीकेशन है वो है विलयन से धातु का विस्थापन, विलयन से मेटल का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जनरल IQ के लिए भी है ना। डेली लाइफ के अंदर आपसे इस तरह का कोई अगर आपको ऐसा करना पड़े तो क्या आप किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी भी सॉल्यूशन को किसी विशेष प्रकार के मेटल के कंटेनर में आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि आपसे कहा गया है कि AgNO3 के सॉल्यूशन को कॉपर पात्र या कंटेनर में रखा जा सकता है या नहीं, या यूँ कह दिया जाए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को Zn पात्र में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अब इसका डिसाइड भी आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से होने वाला है। कैसे, अब आप इस चीज़ को देखें, पहले वाले केस को, कॉपर का कंटेनर है और यहाँ पर आपने क्या भरा है AgNO3। रख सकने का मतलब क्या है, अगर ये AgNO3 इससे क्रिया ना करें तो रख सकते हैं, और अगर इसने ऐसी रिएक्शन कर ली तो नहीं रख सकते, क्योंकि रिएक्शन करते ही ये क्या होगा, Ag यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर होना क्या है, तो कॉपर प्लस AgNO3। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखिए कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का कितना है आपका पॉजिटिव 0.34 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, और इसका कितना है तो +80, ये वैल्यू है Ag की। अब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, Ag कॉपर के साथ अगर AgNO3 की रिएक्शन होती है तो Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag में, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या इसको कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा, तो भैया यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी 0.34, इसकी कितनी है 0.80, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन, लेने वाला कौन, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया और ये लेने वाला, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू है Ag की, तो लेने वाले के पास पॉजिटिव वैल्यू है और इसकी कम पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, कम है, और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो कम वाला ज़्यादा को दे सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि कॉपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देगा और Ag यहाँ से रिमूव होकर ये किस में हो जाएगी, कॉपर नाइट्रेट में बदल जाएगा। Ag यहाँ से रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। अब इसको उल्टा कर दूँ, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और Ag का आपका कंटेनर है,
क्या ऐसा किया जा सकता है? तब आप देखें कॉपर को क्या चाहिए यहाँ पर, +1 से किस में जाएगा, ये कॉपर में, और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये है 0.34 वाला और ये है 0.80 वाला, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये देगा नहीं इसको, और नहीं देगा तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो होगी Ag+CuNO3 की रिएक्शन नहीं होगी, और नहीं होगी इसका मतलब इस सॉल्यूशन को आप रख सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन जो है उसको किसी मेटल के कंटेनर में रखते हैं, और मेटल जिसमें रखा गया है उसका यदि उसकी तुलना में ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है तो नहीं रख सकते, और ज़्यादा है तो रख सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा है यहाँ पर तो इसको रखा जा सकता है, लेकिन AgNO3 के सॉल्यूशन को कॉपर में नहीं रखा जा सकता। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखें आप, ZnSO4 का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और Zn का आपका क्या है, कंटेनर है, ये Zn का है और यहाँ पर क्या है, CuSO4। तो रिएक्शन हो गई आपकी Zn+CuSO4, ZnSO4 + Cu। क्या Zn कॉपर को हटा पाएगा? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0.76 माइनस में और इसकी है प्लस में। ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पर हो क्या रहा है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जा रहा है, कॉपर में। यानी कि दोनों में से रिडक्टेंट ज़्यादा कौन है, तो Zn है, इसका रिडक्शन कर देगा और रिडक्शन हो जाएगा तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी। इसका मतलब Zn के पात्र में आप कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉपर के कंटेनर में ZnSO4 को रखा जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ से Zn को रिमूव होने के लिए क्या चाहिए, +2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके Zn फ्री करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये तो देगा नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, ज़्यादा है, तो देने वाला कौन है, Zn, और इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब ZnSO4 को कॉपर के कंटेनर में रखा जा सकता है, पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को Zn में नहीं रखा जा सकता। कहने का मतलब ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है, ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन होगी, जिसका नेगेटिव होगा, तो ज़्यादा क्रियाशील धातु के कंटेनर में कम क्रियाशील धातु को नहीं रखा जा सकता, लेकिन कम क्रियाशील धातु के कंटेनर में ज़्यादा क्रियाशील धातु के सॉल्यूशन को रखा जा सकता है। समझ में आ गया? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा क्या ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखें आप, ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि HCl का सॉल्यूशन है, किसका, HCl का, और आपके पास 2 कंटेनर हैं, एक तो कॉपर का है और एक Zn का है, तो आप किस में इसको भर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखो Zn के कंटेनर में अगर HCl को रखोगे तो ये Zn का कंटेनर और ये HCl का है, यहाँ पर माइनस, ओके, और इसका है 0, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसका नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा तो यहाँ से ZnCl2 + H2 फ्री हो जाएगा और HCl का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा आपका। और दूसरा केस, ये HCl है, ये कॉपर है, इसका +0.34 है और ये 0 है। क्या ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो नहीं देगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, देने वाला ये है, अब इसको देना है, नहीं देगा। इसका मतलब कॉपर + HCl की रिएक्शन नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। इसका मतलब कॉपर के पात्र में आप HCl को रख सकते हैं, लेकिन Zn के पात्र में HCl को नहीं रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि आपको करना क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर है तो उसमें ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आता है उसको नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर बाहर जिस पात्र में रखा गया उसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की है, या इसको यूँ कर दें, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कंटेनर का और ये आपका सॉल्यूशन का, अगर इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और रिएक्शन हो जाएगी, तो आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर ये यूँ है, इसका वैल्यू ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, तो अब आप इसको रख सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसको फाइनल मैं बता दूँ, दिमाग में रखने के लिए आपको केवल वैल्यू दी जाएगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू दी जाएगी। और कुछ चीज़ों की ध्यान रखें, कॉपर की, Zn की, जनरल जो क्वेश्चन होते हैं निकल की, इनकी वैल्यू थोड़ा दिमाग में रख लें। तो E कंटेनर
और यहाँ पर है आपका E सॉल्यूशन, सेकंड टाइम E कंटेनर और E सॉल्यूशन। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, समझना वापस, इसकी E वैल्यू ज़्यादा है, जैसे ये Zn का 0.76 था और कॉपर का क्या है 0.34, तो ये ज़्यादा है और ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ले लेगा तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाएगी तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन को नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर कंटेनर का ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया ना 0.34 है इसका, सॉरी अभी एग्जांपल जो आपको बताया था मैंने Ag का, तो Ag का 0.80 है और कॉपर का कितना है 0.4 है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, और देगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं, तो इस जगह पर आप इसको रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जिस पात्र में रखा गया है उस पात्र का अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है तो नहीं रख सकते, और अगर ज़्यादा है तो आप रख सकते हैं। ये की ध्यान रख लें। ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सारी एप्लीकेशन बता दी मैंने। पहला एप्लीकेशन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बारे में था, सेकंड क्या था, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, तीसरा धातु की हाइड्रोजन जो अम्ल होते हैं, हाइड्रोजन के अम्ल, उनके साथ उनकी रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस फ्री होगी या नहीं होगी, और सॉल्यूशन अगर रखा जाए तो क्या उस मेटल के पात्र में सॉल्यूशन को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो ये लास्ट वाली चीज़ विशेष ध्यान रखें, अगर कंटेनर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और इसका ज़्यादा है तो कम वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ये हो जाएगा और ये नहीं होगा, तो सॉल्यूशन सेफ रहेगा आपका। ओके, अब हम करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में। स्टार्ट करता हूं मैं, आप इस चीज़ को उतार लें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आपका ये पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। एक गैल्वेनिक सेल है जो आपको दिया गया है, कॉपर S, कॉपर +2 एक्वस Ag AgS। इसका आपको ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है, यानी कि EMF ज्ञात करना है, और इसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है ना। तो बच्चों जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल होता है, मैंने कहा ना आपको ई सेल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई सेल इक्वल ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। सेल डायग्राम दे रखा है तो आपको जनरल पता है कि जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो क्या होता है, एनोड, और जो राइट साइड में लिखा होता है वो क्या होता है आपका कैथोड। अगर फॉर्मूला दिया गया, डायग्राम दिया गया आपको, तो फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, सिंपल है। और वैसे भी देखें आप, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब एनोड है, और यहाँ पर Ag+ किस में जा रहा है, Ag में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पर आपका कैथोड कौन बना है, Ag, और एनोड कौन बना है, ये, ठीक। क्या वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू रखनी होती है, पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको ई नोड हमेशा किस रूप में मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में, रिडक्शन के रूप में। इसको मैं करता हूँ, उसके बाद इसका थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ कि ऐसा भी हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर ई नोड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस सेल का EMF क्या आने वाला है, तो ई कैथोड, कैथोड का क्या दे रखा है आपको, और किस में दे रखा है, रिडक्शन में दे रखा है, अपचयन विभव के रूप में दे रखा है, तो आपको अपचयन वैल्यू ही रखनी है। तो यहाँ पर हो गया आपका ओके, माइनस आगे वैल्यू क्या है आपकी, प्लस एनोड की वैल्यू है। अब आप इसको सोल्व कर लें तो ये हो गया आपका -0.34 इक्वल टू, माइनस करेंगे आप, सॉरी 0, तो ये आ जाएगा 0.0 और पॉजिटिव आएगा, ये आपका हो जाएगा इसका 6 आंसर। क्लियर है, आसान से क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार इस तरह की क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपको। अब आप इसमें, मैं कह रहा हूँ इसमें एक चेंज ध्यान रखें, थोड़ा दिमाग में रखें इस चीज़ को। अगर वह इस वैल्यू को चेंज करके यूँ दे देता है, कॉपर +2, तो यहाँ पर ये वैल्यू किस में मिलेगी आपको, बताया ना आपको, रिडक्शन जो वैल्यू होती है उसका ऑक्सीडेशन केवल साइन चेंज हो जाता है माइनस में, तो ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, माइनस में। और इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है, और अब आपसे कहा गया है कि इसका EMF ज्ञात कीजिए।
तो मैंने कहा ना इसको आपको वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें इस चीज़ को। अगर वह रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में देता है तो कोई चेंज नहीं करना, जो वैल्यू देगी वो की वही रखनी है। लेकिन अगर वह रिडक्शन के बजाय कभी कभी क्या करता है, वह ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में देता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका आ रहा है, कॉपर +2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, माइनस में। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन वैल्यू में, क्योंकि आईपीएससी कहती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा किस में रखी जाएगी, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा +3 ध्यान ले जाएगा ये चीज़। आप इसको चेक करें कि क्या उसने ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया है। अगर उसने रिडक्शन दिया है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं करनी है, लेकिन अगर उसने ऑक्सीडेशन दे दिया है तो वहाँ पर आपको उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी ई नोड, ये केवल रिडक्शन के लिए है। तो इसको आप रिडक्शन में, तो ये ऑक्सीडेशन के रूप में दिया इसने, मैंने इसको वापस किस में कन्वर्ट किया, रिडक्शन के रूप में। तो ये गलती ना करें, ऐसा नहीं हो कि इस तरह से दिया और आपने यहाँ पर क्या रख दिया, माइनस रख दिया, तो ये आपका न्यूमेरिकल गलत होने वाला है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको चेकआउट करें कि क्या यह रिडक्शन के रूप में दिया गया है, +2 ऑक्सीडेशन कम होना चाहिए, तो 1 से 0, यहाँ पर 0 से 2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इस जगह पर आपको इसको वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन में। तो मैंने आपको बताया है कि ई नोड ऑक्सीडेशन इक्वल टू सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा रिडक्शन। समझ में आ गया, चलो उतार लो इसको। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 2 हाफ सेल आपको दी गई क्वेश्चन में। एक हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है I2 कन्वर्ट इनटू I माइनस और Br2 कन्वर्ट इनटू Br माइनस। दोनों रिएक्शनों के लिए आपको इसके लिए आयोडीन का आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है I2 कन्वर्ट इनटू I माइनस, तो ये है +0.54 और Br के लिए दे रखा है ये। अब दोनों रिएक्शनों में से जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो वह 2 हाफ सेल जोड़ोगे तो एक एनोड मिलेगा और एक कैथोड मिलेगा। तो एनोड कौन मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम या ज़्यादा, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो तो क्या मिलेगा आपको, एनोड, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्योंकि कम वैल्यू वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ज़्यादा वाला क्या करेगा, लेगा। तो यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब एनोड पर जो रिएक्शन होने वाली है, आपको इसकी पूरी सेल रिएक्शन लिखनी है। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो दोनों में से एनोड पर कौन होने वाली है, तो एनोड पर वो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो लेने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये कम रखता है, इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, I माइनस कन्वर्ट इनटू I2 +2 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मैं 2I कर देता हूँ। और कैथोड पर क्या होने वाला है, तो कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिएक्शन यू की रह जाएगी, Br2 +2 इलेक्ट्रॉन 2Br माइनस, ओके। और अब आपकी नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या मिलेगी, 2I माइनस प्लस Br2 I2 +2Br माइनस। समझ में आया कि दोनों में से एक एनोड मिलेगा और कैथोड। तो एनोड कौन मिलेगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागे। आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम हो। तो कम किसका है यहाँ पर, आयोडीन का, तो ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसका मतलब इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो रिएक्शन होगी ये ऑक्सीकरण वाली। और इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो नेट सेल में क्या हुआ, आयोडीन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी कि एनोड मिल रहा है, और Br2 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कैथोड मिलेगा। समझ में आ गया, चलो उतारो। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में और निकिल रोड को निकिल सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में डुबोया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है आपको, कॉपर +2 कॉपर, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, और निकिल के लिए दे रखा है -0.25। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि यहाँ पर कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। सेकंड, इसका सेल डायग्राम क्या होगा, सेल रिएक्शन क्या होगी, और थर्ड ईएमएफ भी ज्ञात करना है इस सेल का। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखा है और अब आपको डिसाइड करना है कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। तो सबसे पहले कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, तो आंसर में आप देखेंगे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो जिसका नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका मतलब एनोड कौन बनेगा, निकिल।
और कैथोड कौन बनेगा, तो कॉपर। ओके, कॉपर रॉड यहाँ पर क्या मिलने वाली है आपको, कैथोड के रूप में, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। बार बार मैं उस चीज़ को कहता हूँ, तो आपको फर्स्ट में बता दिया मैंने कि जिसकी वैल्यू कम होगी, जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसकी ज़्यादा होती जाती है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेगा, लेगा। देने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, माइनस चार्ज आएगा, एनोड बनेगा। लेने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कैथोड का काम करता है, जो लेने सेल में आपने पढ़ा है। हो गया पहले का आंसर। सेकंड आपको सेल डायग्राम बताना है। तो सेल डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एनोड को पहले लिखेंगे, तो एनोड में कौन है, कॉपर एस। इस पर एक्सरसाइज कर चुके हम, सेल डायग्राम से सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन से सेल डायग्राम। तो कॉपर एस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2, 1m एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1m। फिर साल्ट ब्रिज, उसके बाद कौन आएगा, निकिल का यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर एनोड आपका निकिल है, बिल्कुल सॉरी, वापस मिटा रहा हूँ मैं, है ना। सबसे पहले एनोड, एनोड कौन बना है यहाँ पर आपका निकिल, तो सबसे पहले लिखेंगे निकिल एस, निकिल +2 एक्वस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1m कंसंट्रेशन। अब आपका साल्ट ब्रिज आएगा। अब आपका रिडक्शन वाला कैथोड मिलेगा, तो कैथोड पर क्या होने वाला है, कॉपर +2 एक्वस, इसकी भी कंसंट्रेशन क्या है 1m, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर एस में। ओके, ये आपका क्या हो गया, सेल डायग्राम। अब सेल रिएक्शन लिखनी है, तो सेल रिएक्शन में आपकी हाफ सेल रिएक्शन एनोड पर क्या होने वाली है, तो एनोड पर निकिल कन्वर्ट इनटू निकिल +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या होने वाला है, तो कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, और नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो निकिल एस प्लस कॉपर +2 एक्वस निकिल +2 एक्वस प्लस कॉपर एस। समझ में आ गया ना। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, एनोड कौन है, रिडक्शन, तो एनोड पर रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, निकिल +2 में बदल गया और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए। कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया आपका, और दोनों को आपने प्लस किया तो क्या मिल गई, आपकी सेल रिएक्शन आ जाती है। ओके, अब तीसरा काम क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, तो वही ई सेल जो होगा आपका, वही क्या होगा आपका, तो ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। निकाल लें कैथोड, कौन है कैथोड, कॉपर, तो यहाँ रखा हमने 0.34 प्लस माइनस 0.24। अब ये हो गया आपका 0.34 प्लस 0.25। अब आप इसको प्लस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.59 वोल्ट। ये आपका क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। आ गया समझ में। पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, इसका इलेक्ट्रोड विभव कम है, तो कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, और क्या मिलेगा, एनोड, ये क्या मिलेगा, कैथोड। एनोड पर अभिक्रिया किसकी होगी, ऑक्सीडेशन की, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, इससे आपकी नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी, और ये इससे आपका ईएमएफ आ जाएगा। ओके, ये आपकी तीसरा न्यूमेरिकल, उतार लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या FeSO4 के सॉल्यूशन को निकिल के पात्र में रखा जा सकता है, निकिल कंटेनर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और इसे वैल्यू दे दी आपको। अरे एग्जाम में भी आपको वैल्यू दे देगा वो। तो यहाँ पर आपका वैल्यू के हिसाब से देखें, ये कह रहा है निकिल का आपका कंटेनर है ये, और इसमें आप किसको रख रहे हो, FeSO4 को। तो क्या निकिल Fe+2 को Fe में 2 इलेक्ट्रॉन देकर कन्वर्ट कर सकता है। तो क्या निकिल इलेक्ट्रॉन देगा Fe को, तो देखें वैल्यू, Fe की नेगेटिव है और निकिल की भी नेगेटिव है, पर Fe की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ज़्यादा नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ये यहाँ पर क्या है, लेने वाला है। तो निकिल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, जबकि यहाँ पर करना क्या होगा, इसको
देना होगा, अगर देता है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब FeSO4 प्लस निकिल, क्या ये NiSO4 प्लस Fe बना पाएगा? तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं निकिल को, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? Fe की तुलना में ज़्यादा है, और ज़्यादा है और इसका क्या है? कम है। तो कम वाला इलेक्ट्रॉन देता है, ज़्यादा वाला लेता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। और नहीं दे पाएगा इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। और मैंने पहले भी बताया आपको कि कंटेनर यहाँ पर E नोड कंटेनर और E नोड सॉल्यूशन की बात करें तो E नोड कंटेनर का क्या है? ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का क्या है? कम है। और जब कंटेनर का ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो आंसर होगा FeSO4 के सॉल्यूशन को निकिल के पात्र में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और निकिल का ज़्यादा है, इसलिए निकिल यहाँ से Fe को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी। और ये रिएक्शन नहीं होगी तो आपका आंसर होगा रखा जा सकता है। ओके, तो आपको केवल इतना लिखना है। यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे? तो आपको आंसर केवल इसका ये लिखना है, रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि निकिल के पात्र में FeSO4 को रखने पर निम्न अभिक्रिया संभावित है, या निम्न अभिक्रिया होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो अधिक नेगेटिव होने के कारण अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी और रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब आप पात्र में इसको रख सकते हैं। लेकिन इसको उल्टा कर दिया जाए कि NiSO4 के सॉल्यूशन को Fe पात्र में रखा जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि निकिल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और Fe का नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दे देगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिलेटेड जितने भी आपके थे मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन जो होगा वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कि नन्स इक्वेशन के ऊपर। तो नन्स इक्वेशन के ऊपर आपके क्वेश्चन भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वह इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ तक आप इसको क्लियर करें। अब नेक्स्ट जो आपका मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम नन्स इक्वेशन और उसके इक्वेशन के साथ उसके न्यूमेरिकल को भी करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।